गुड मॉर्निंग। हम भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे। भारत के भू आकृतिक प्रदेशों में हमने जो उत्तर का मैदान, हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार हैं उनका अध्ययन कर लिया था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम भारत के तटीय मैदान और यहाँ के जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम तटीय मैदान की अगर बात करें और उसके विस्तार की बात करें तो जो तटीय मैदान है वो जो हमारा कच्छ का रण है वहाँ से गंगा नदी के डेल्टा तक, ये वाला भाग है वो गंगा नदी का डेल्टा है और ये वाला जो भाग है वो क्या है, कच्छ का रण है। तो ये कच्छ के रण से गंगा नदी के डेल्टाई भाग तक लगभग 6100 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। हमने जो प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि इसके पश्चिमी तट के सहारे पश्चिमी घाट पर्वत है और पूर्वी तट के सहारे पूर्वी घाट पर्वत है और ये दोनों नीलगिरी में मिल जाते हैं। तो ये जो पश्चिमी घाट है ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ये हम जानते हैं बंगाल की खाड़ी है और ये हम जानते हैं क्या है, अरब सागर है। तो इस अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का ये वाला जो तटवर्ती भाग है ये इसे हम क्या कहेंगे, पश्चिमी तट। इसमें हम इस कच्छ और काठियावाड़ का जो ये इलाका है इसको भी शामिल करेंगे। तो ये पश्चिमी जो तट है ये कच्छ की रण से यहाँ कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और जो दूसरा इसका पार्ट होगा वो कौन सा होगा, गंगा नदी डेल्टा से एक तरह से ये वाला जो भाग है पूर्वी जो घाट है और बंगाल की खाड़ी है उन दोनों का जो मध्यवर्ती भाग है वो क्या कहलाएगा, पूर्वी तट कहलाएगा या पूर्वी तटीय मैदान कहलाएगा। तो ये इसका सामान्य सा विस्तार है। अब इसके निर्माण की हम बात करें तो ये जो पूरा तटीय मैदान है ये दो प्रक्रियाओं से बना है, एक तो निक्षेपण और एक अपरदनात्मक प्रक्रिया से। तो ये निक्षेपण और अपर्दन की जो प्रक्रियाएं हैं ये दो प्रक्रमों द्वारा यहाँ पर चलती हैं। यहाँ पर एक तो नदियाँ हैं वो निक्षेपण और अपर्दन का कार्य करती हैं और दूसरा जो सागरीय लहरें हैं जो तट से टकराती हैं वो यहाँ पर निक्षेपण और अपर्दन का कार्य करती हैं। हम पूर्वी तटीय मैदान पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर नदियाँ आती हैं जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है या गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं वो वहाँ डेल्टाई भाग का निर्माण करती हैं। नदियाँ जब अपने मुहाने में बहुत मंद गति से चलती हैं तो वो बहुत ही महीन पदार्थ जो वहाँ उसके अपने साथ लेके आती हैं उनका वो वहाँ पर जमाव कर देती हैं और वो जो स्थलाकृति बनती है वो क्या कहलाती है, डेल्टा कहलाती है। तो नदियाँ अपने निक्षेपण कार्य से डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि जो पश्चिमी तट की नदियाँ हैं हमने पढ़ा है कि पश्चिमी जो तट है या पश्चिमी जो घाट है उसका पश्चिमी जो भाग है वो बहुत ही तीव्र ढाल वाला है और तीव्र ढाल होने के कारण पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ जो नदियाँ निकलती हैं वो बहुत तेज़ी से अरब सागर में मिल जाती हैं और उनकी गति उनकी जो जल की गति है वो ज़्यादा होने के कारण वो अपरदनात्मक कार्य वहाँ पर करती हैं। तो नदियाँ अपर्दन और निक्षेपण दोनों कार्य करती हैं, यही कार्य सागरीय लहरों द्वारा होता है। तो इनके सम्मिलित प्रभाव से इन तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। अब हम पश्चिमी तटीय मैदान की अगर बात करें तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो कच्छ के रण से, ये क्या है, कच्छ का रण, और ये क्या है, कन्याकुमारी, कैप कोमोरिन, कन्याकुमारी। तो कच्छ के रण से कन्याकुमारी तक ये वाला जो पूरा भाग है ये क्या कहलाता है, पश्चिमी तटीय मैदान। अरब सागर और यहाँ कौन सा हो जाएगा, जो पश्चिमी घाट है वो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाएगा, पश्चिमी तटीय मैदान। इसको कई उप विभागों में बांटकर हम अध्ययन करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि इसका जो एक तो उत्तरी भाग है और एक इसका जो दक्षिणी भाग है ये दोनों अपेक्षाकृत क्या है, चौड़े हैं, जबकि इसका मध्यवर्ती जो भाग है वो अपेक्षाकृत क्या है, संकड़ा है। लेकिन इसकी औसत जो चौड़ाई है वो कितनी है, 65 किलोमीटर। इस पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई है वो 65 किलोमीटर है। तो अब इसका हम इसके उप विभागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कच्छ की रण की। ये वाला जो भाग है ये कौन सा है, कच्छ की खाड़ी है।
ये आप देखोगे ये जो क्या है, ये कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पर भारत का एक मुख्य बंदरगाह भी है, कांडला बंदरगाह। तो उसकी स्थिति आपको देखनी है मैप में। ये जो कच्छ का रण है ये क्या है, एक दलदली भाग है, ये एक दलदली भाग है। यहाँ पर पहले सागर था और सागर के साथ साथ कुछ यहाँ पर लेगून या पस जल की झीलें थी। कई बार क्या होता है कि जो सागर का जल है वो स्थल में या स्थल का कुछ अवरोध है उसे घेर लेता है, तो एक झील जो बन जाती है उसे लेगून या पस झील कहते हैं। बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर सिंधु नदी ने अपने जमाव कार्यों के द्वारा, अपने निक्षेपण के द्वारा इस पूरे भाग को दलदली भाग बना दिया, यानी कि यहाँ पर स्थल है वो आ गया। लेकिन वो स्थल है उसकी ऊंचाई सागर तल से या समुद्र तल से ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो वो कहीं कहीं तो अभी भी समुद्र तल से नीचा है। तो ये जो पूरा का पूरा दलदली भाग है वो इसमें शामिल होता है। और रण आपको जो राजस्थान का भूगोल है उसमें पढ़ाया है कि मरुस्थलों के अंदर जो झीलें पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, रण। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये पश्चिमी तटीय मैदान का ही एक हिस्सा है। इसे दो भागों में, ग्रेट रन और जो लिटिल रन है उसमें बांट देते हैं। यहाँ पर एक तो बरसात की और दूसरी नदियों की कमी पाई जाती है, जिस कारण वायु की क्रिया है वो अधिक आजकल पाई जाती है। कहाँ, कच्छ के रण में। तो एक तरह से मरुस्थलीकरण का या मरुस्थल का ही ये हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर दो नदियाँ आती हैं। पहली जो मुख्य नदी है वो लूनी नदी है। लूनी नदी राजस्थान से निकलकर यहाँ तक आती है। तो ये जो पूरा भाग है वो उससे जो बालू का स्तूप होते हैं उनसे एक तरह से आच्छादित है। तो ये कच्छ का रण हुआ। अब अगर दूसरे की बात हम करें तो ये इसका उपविभाग है पूरा का पूरा, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। इससे काठियावाड़ प्रायद्वीप का निर्माण है वो लावा जमाव से हुआ है। यहाँ पर बीच में मांडव पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, बीच में है वो मांडव पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और इसमें एक पहाड़ी है उसका नाम है गिर की पहाड़ी। और यहाँ पर जो गिर की पहाड़ी है वो घने वनों का क्षेत्र है जहाँ पर गिर शेर पाए जाते हैं। मतलब एशियाई जो शेर हैं उनका एकमात्र निवास स्थान ये है। ठीक है, तो यहाँ ये जो काठियावाड़ और कच्छ का रण का भाग है इसे बहुत सारे जो भूगोलवेत्ता हैं वो पश्चिमी तट में शामिल नहीं करते। हालांकि कुछ भूगोलवेत्ता इन्हें पश्चिमी तट में शामिल भी करते हैं। तो आपको ये पश्चिमी तट के साथ ही पढ़ना है कि ये पश्चिमी तट का ही एक हिस्सा है। अब इसके अगले उपविभाग की अगर हम बात करें तो वो है गुजरात मैदान। ये वाला जो पूरा भाग है यहाँ पर नर्मदा और तापी नदियाँ पूर्व से आकर ये जो खाड़ी है इसको क्या कहते हैं, खंबात की खाड़ी। इस खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ऊपर से माही नदी है वो भी यहीं पर आकर गिरती है। तो ये माही नदी, तापी नदी और जो नर्मदा नदी है उनके निक्षेपण के द्वारा ये पूरा का पूरा गुजरात का मैदान है वो बना है। और यहाँ पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है जो कृषि को सपोर्ट करती है। तो ये जो भाग है ये अपेक्षाकृत चौड़ा भाग है किसका, पश्चिमी तटीय मैदान का। लेकिन तटों के किनारे यहाँ पर कुछ जो छोटी छोटी झीलें हैं वो पाई जाती हैं। कुछ जो भूमि है वो एक तरह से लवणता युक्त है, इसलिए वो कृषि को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन जो पूर्वी भाग है वो अच्छा खासा कृषि को सपोर्ट करता है। अब इसका जो अगला भाग है उसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें चित्र में आपको एक ही दिख रहा है, एक तो जो ये दमन का भाग है और गोवा तक का, इसे हम कोंकण तट कहेंगे। ये कौन सा है, कोंकण तट, जो अधिकांशतः कहाँ फैला हुआ है, महाराष्ट्र में, इसे कोंकण तट कहेंगे। और जो गोवा से कर्नाटक तक का पूरा भाग है इसे या तो कर्नाटक तट, या कर्नाटक की भाषा कौन सी है, कन्नड़, तो या इसे क्या कहेंगे, कन्नड़ तट। तो जो दमन और दीव से गोवा तक का भाग है उसे हम कोंकण तट कहेंगे। ये जो पश्चिमी तट का भाग है ये अपेक्षाकृत संकरा भाग है। और यहाँ जो एक तरह से चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर तक की हो जाती है।
यहाँ पर कई छोटे छोटे द्वीप भी इसके किनारे पर पाए जाते हैं। मुंबई जो शहर है वो भी एक द्वीप पर ही बसा हुआ है, हालांकि बाद में मुंबई और जो मुख्य भूमि है उसके बीच जो जलीय भाग था वहाँ पर भूमि है वो रिक्लेम कर ली गई है। तो ये जो पूरा भाग है ये क्या कहलाएगा, कोंकण तट कहलाएगा। अब अगर आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ना चाहो यहाँ पर तो गूगल पे सर्च करना कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे। और कोंकण रेलवे की विशेषता पढ़ना, बहुत ज़्यादा पुल वगैरह हैं वो उस पर बनाए गए हैं क्योंकि वो बहुत सारी छोटी छोटी नदियों को पार करता हुआ वो रेलवे है। कभी ऐसी संभावना नहीं थी कि वहाँ पर रेलवे है वो विकसित हो जाएगा, लेकिन एक इंजीनियर थे ई श्रीधर, उन्होंने उस कोंकण रेलवे को विकसित किया था। तो ई श्रीधर के बारे में पढ़िएगा। ये भारत की जो बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो लोगों को इंस्पायर करती हैं, उनमें से एक है ई श्रीधरन की जो जीवनी है वो। तो सर्च करिएगा इसे गूगल पे, आपको और भी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ इनके बारे में मिलेंगी। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट सब पार्ट है इसका, वो कन्नड़ तट है। तो वो गोवा से जो केरल या कर्नाटक की सीमा है उस तक ये भाग है वो पाया जाता है। ये और भी संकड़ा भाग है। यहाँ पर नदियाँ हैं वो तीव्रगामी है। शरावती नदी पर जो जोग जलप्रपात है या जो महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो भी इसी भाग में है। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो क्या है, मालाबार तट। ये मुख्य है, तो ये आपको याद रखना है। कौन सा, मालाबार तट। कर्नाटक और उसकी केरल की सीमा से कन्याकुमारी तक का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, मालाबार तट। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे एक तो यहाँ पर लैगून बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं जिन्हें पश्च झील भी कहते हैं या पश्च जल भी कहते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आपको बताएं कि मान लो ये कोई तटीय भाग है, तो यहाँ पर ये सागरीय भाग है, ठीक है, ये सागर का जल है। अब कई बार क्या होता है कि जो निक्षेपणकारी हैं, चाहे वो नदी के द्वारा हो चाहे वो सागरीय लहरों के द्वारा हो, उससे मान लो यहाँ पर एक अवरोध विकसित हो जाए, यानी कि यहाँ पर अवसाद जम जाए, तो ये जो इसका अंदरूनी भाग है, ये जो अंदरूनी भाग है इसका, ये वाला, इसका शेष जो ये समुद्र है उससे संपर्क कट जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर लैगून कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, लैगून कहलाएगा, या इसे पश्च जल भी कह सकते हैं, पश्च झील भी कह सकते हैं। तो ये ऐसी स्थलाकृतियाँ हैं वो इस मालाबार तट पर बहुत अधिक पाई जाती हैं। ऐसी ही एक झील यहाँ पर है जिसका नाम क्या है, वेम्बनाड, और ये केरल की सबसे बड़ी पश्च झील है एक तरह से। तो ये वेम्बनाड यहाँ पर बड़ी पश्च झील है। तो ऐसी स्थलाकृतियाँ हैं या ऐसी जो झीलें हैं वो बहुत अधिक मात्रा में केरल में पाई जाती हैं, और इन्हें कयाल कहते हैं। यहाँ स्थानीय भाषा में इन्हें क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। तो बहुत बार एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर में या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कयाल क्या होती है, तो ये आपको याद रखना है कि कयाल कहाँ की विशेषता है, केरल की। अब इसका जो केरल का ये जो तटवर्ती भाग है, यहाँ पर एक जो बालू पाई जाती है यहाँ की, उसमें मोनाजाइट पदार्थ पाया जाता है। और ये मोनाजाइट पदार्थ है, ये एक तरह से जो थोरियम होता है, जो परमाणु संयंत्र जो होते हैं उनमें काम आता है, उसका एक तरह से ईंधन का ये काम करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मोनाजाइट है वो किस तट की रेत में या किस तट की बालू में पाया जाता है, तो वो भी केरल पे पाया जाता है। ये एक तरह से भविष्य में भारत में या भारत के बाहर भी जो परमाणु ईंधन है उनमें मुख्य भूमिका ये मोनाजाइट है वो निभाने वाला है। तो ये भी आपको याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब जो अगला भाग है इसका पूर्वी तट, कहाँ से, जो सुवर्ण रेखा नदी है एक, उससे लेकर कन्याकुमारी तक, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये पूर्वी तट है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पश्चिम से जैसे गोदावरी नदी है,
कृष्णा नदी है, फिर कावेरी नदी है, वैगई नदी है। ये बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर आती हैं और ये यहाँ पर डेल्टाई भाग का निर्माण करती हैं। तो ये जो पूर्वी तट है ये पश्चिमी तट की अपेक्षाकृत चौड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 120 किलोमीटर तक है। इसमें जो महानदी से जो कृष्णा नदी है उसके बीच का जो भाग है उसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं। महानदी से जो कृष्णा नदी, कृष्णा गोदावरी नदी का जो भाग है उसके बीच का जो भाग है ये, वहाँ तक इसको उत्तरी सरकार तक का तट कहते हैं। और इस कृष्णा नदी से दक्षिण में जो तमिलनाडु की कावेरी नदी है उस नदी तक का जो भाग है उसको यहाँ पर कोरोमंडल या फिर हम कहें इसको कर्नाटक तट भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके फिजियोग्राफिक डिवीजन की अगर हम बात करें तो इसे 3 भागों में बांटकर हम इसका अध्ययन करते हैं। इसका सबसे जो उत्तरी भाग है उसको उत्कल तट कहेंगे। एक तरह से उड़ीसा में ये फैला हुआ है। ये कौन सा है? उत्कल मैदान। ये जो उड़ीसा है उसका तटवर्ती भाग है। जो महानदी डेल्टा है वो इसी में शामिल होता है और ये चिल्का झील तक जाता है। चिल्का झील जो ये वाला भाग, ये चिल्का झील है, ये भारत की सबसे बड़ी झील है। ये याद रखना है। लेकिन ये खारे पानी की झील है और ये भी एक तरह से क्या है? लैगून है। चिल्का झील भी एक क्या है? लैगून है। अब इसके बाद जो दूसरा भाग आता है इसका वो है आंध्र प्रदेश का। तो इसे आंध्र तट कहते हैं और ये पुलिकट झील तक, उत्कल मैदान से लेकर ये यहाँ पर पुलिकट झील है उस तक ये फैला हुआ है। और पुलिकट झील के किनारे पर ही एक द्वीप है श्री हरिकोटा। तो अंतरिक्ष में जो मिसाइल्स जाती हैं PSLV या GSLV वगैरह हैं वो श्री हरिकोटा से ही प्रक्षेपित की जाती हैं। जो उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं वो श्री हरिकोटा से ही प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है उसका लॉन्चिंग स्टेशन है, प्रक्षेपण केंद्र ये है। कृष्णा और गोदावरी नदियों का जो डेल्टाई भाग है वो इसी आंध्र प्रदेश का जो तट है उसमें है। एक जो कोलेरू झील है वो भी यहीं स्थित है। अब इसका जो सबसे दक्षिणी भाग आता है वो कौन सा है? तमिलनाडु तट। ये पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक ये जो तमिलनाडु का तट है वो फैला हुआ है। और यहाँ पर कावेरी नदी है वो डेल्टा बनाती है। और कावेरी नदी का जो तमिलनाडु का भाग है ये बहुत ही उपजाऊ है। और दूसरा यहाँ पर वर्षा है वो सर्दियों में भी होती है और गर्मियों में कावेरी नदी है वो पानी की आपूर्ति कर देती है, जिस कारण ये दक्षिणी भारत का एक तरह से जो अनाज भंडार है या अन्न भंडार है वो कहलाता है। ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया इसे कहते हैं। कौन से को? जो तमिलनाडु का तटीय मैदान है उसको क्या कहते हैं? ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जब जलवायु पढ़ाएंगे तब आपको और भी जो इसकी स्थिति है वो कंफर्म हो जाएगी कि इसको क्यों यहाँ पर कृषि है वो ज़्यादा उपजाऊ है। अब इसका जो पूर्वी तटीय भाग है वो हम पढ़ चुके हैं। अब तटीय मैदान का महत्व की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। जो नारियल के वृक्ष हैं या चावल है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा भी कटापटा जो तट है वहाँ पर जो बंदरगाह हैं वो स्थापित किए जाते हैं, जहाँ से भारत का 95% से भी ज़्यादा व्यापार है विदेशों के साथ वो होता है। कुछ जो तटीय भाग हैं वहाँ पर तेल का भी जो ऑयल खनन है वो भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इसके साथ साथ जो तमिलनाडु जो केरल का तट है वहाँ पर आपको बताया था कि मोनाजाइट है वो पाया जाता है, जो कि जो नाभिकीय ईंधन है एक तरह से उसका काम करता है। इसके साथ साथ जो तटीय मैदान है वो सागरीय जो खाद्यान्न है उनको प्राप्त करने के भी मुख्य केंद्र हैं। यहाँ पर फिशिंग है, मछली पालन है वो बहुत अधिक किया जाता है।
जिस कारण एक तरह से खाद्य सुरक्षा है वो भी हमारी बढ़ती है। तो ये जो तटीय भाग है और ख़ासकर गुजरात का तटीय भाग है वहाँ पर नमक का उत्पादन भी किया जाता है। तो ये इसके कुछ महत्व थे। अब हम भारत के द्वीप समूह की अगर बात करें तो भारत की जो तटीय सीमा है उसके आसपास काफ़ी द्वीप हैं वो बिखरे हुए हैं, लेकिन तट से दूर दो द्वीप समूह हैं, एक अंडमान और निकोबार और एक लक्षद्वीप। तो ये जो अंडमान और निकोबार है ये कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप है वो अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो 265 छोटे बड़े द्वीपों का एक समूह है, उसे हम अंडमान और निकोबार कहते हैं। तो ये एक तरह से दो क्लस्टर्स में विभाजित है। जो इसका उत्तरी भाग है जहाँ पर कई छोटे बड़े जो द्वीप हैं उनका समूह है उसे अंडमान समूह कहते हैं, और इसका जो दक्षिणी भाग है उसे निकोबार समूह कहते हैं। ये यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखिए ये पूरा का पूरा भाग है, ये अंडमान द्वीप है और ये सारे के सारे निकोबार समूह के हिस्से हैं। तो जो इसका अंडमान वाला भाग है ये लगभग 203 जो द्वीप हैं वो यहाँ पर विस्तृत हैं, और ये बाकी के 19-20 छोटे बड़े जो द्वीप हैं उनसे मिलकर जो निकोबार है वो बना हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि जो अंडमान और निकोबार है उनके बीच ये विभाजक का काम कौन करता है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है वो इनके बीच विभाजन का काम करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार के बीच विभाजन का काम कौन करता है? तो कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके निर्माण की, तो ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शेल है, जो चट्टानें हैं उनसे अधिकांशतः ये बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। दो मुख्य ज्वालामुखी बैरन और नारकोंडम जो द्वीप हैं वो दो मुख्य ज्वालामुखी हैं। 10 डिग्री चैनल आपको बता ही चुके हैं। अब इसमें एक चीज़ यहाँ आप देखेंगे तो जो अंडमान भाग है वो उत्तरी अंडमान, मध्यवर्ती अंडमान, दक्षिणी अंडमान और ये क्या है? लिटिल अंडमान। तो इनके बीच विभाजित है। तो लिटिल अंडमान है वो जो दक्षिणी अंडमान है उससे किससे भिन्न है, किससे अलग हुआ है? ये जो डेक्कन पास है उससे अलग हुआ है। तो ये डेक्कन पास है, ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये जो पूरा उत्तरी भाग है इसका, ये जो मिडिल अंडमान और जो साउथ अंडमान है ये पर्वतीय भाग है एक तरह से, और यहाँ पर जो एक सर्वोच्च चोटी है यहाँ की वो सैडल पीक है, और वो किस पे है? उत्तरी अंडमान पे है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान पे है। तो ये आपको याद रखना है। अब अगर हम दूसरे द्वीप की बात करें जो अरब सागर में है वो लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप है वो 25 छोटे बड़े छोटे छोटे द्वीपों का क्या है? समूह है, जिनकी उत्पत्ति परवाल से हुई है। तो ये वाला जो भाग है ये पूरा लक्षद्वीप है। अब इसमें जो एक दक्षिणतम है ये कौन सा है? मिनिकोय, और ये बाकी लक्षद्वीप इधर है। तो मिनिकोय को बाकी जो ये आपका लक्षद्वीप है उससे कौन अलग करता है? 9 डिग्री का चैनल, 9 डिग्री चैनल। ये सारे के सारे जो द्वीप हैं वो परवाल भित्तियों से उत्पन्न हुए हैं। परवाल एक सागरीय जीव होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट या हम कह सकते हैं चूना है वो खाता है, और अपने चारों ओर चूने की खोल, जैसे आप अपने घरों में देखते हो भंवरा है वो मिट्टी की खोल बना लेता है ना अपने आसपास अपने चारों ओर, वैसे ही ये परवाल होते हैं, ये चूने की अपने चारों ओर दीवार बना लेते हैं, और वो जब बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है ऐसा, तो वो ऊंची ऊंची लंबी लंबी दीवारें बन जाती हैं, और वो आखिर में जाके द्वीप का भी एक तरह से निर्माण कर देती हैं। तो ये लक्षद्वीप वाला पूरा भाग है ये परवाल द्वीप कहलाते हैं। कुछ अंडमान में भी परवाल द्वीप पाए जाते हैं। कुछ द्वीपों के सारे सारे परवाल भित्तियाँ यहाँ पर विकसित हुई हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा भू आकृतिक प्रदेश है भारत का वो कंप्लीट होता है।